पाकिस्तान पर 19% और भारत पर 50% टैरिफ। क्या पाकिस्तान कुछ फायदा ले भी सकता है? पाकिस्तान से टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स और फ्रूट्स की अमेरिकी मंडियों को सप्लाई अब कम होगी या ज्यादा? क्या हिंदुत्व का पहला विश्व गुरु भारत ख्वाब अधूरा रह गया? इंडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को इतना गुस्सा सीज फायर का क्रेडिट ना देने और टैरिफ ज्यादा लगाने ही की वजह से नहीं है। इसकी दो वजहें और भी हैं। आखिर आबादी और इकोनॉमी दोनों में बहुत कम होने के बावजूद रशिया भारत की निस्बत और कई अपने से बड़े मुल्कों की निस्बत ज्यादा ताकतवर क्यों है? बीजेपी ने अपने हामियों के जहनों में जो फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी का गुब्बारा फुला रखा था वो फट गया है। पाकिस्तान की अमेरिकन एक्सपोर्ट्स का 92%, 92% तो सिर्फ टेक्सटाइल है। हर चीज मेरे गिर्द ही घूमती रहनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के इस नार्सिज्म की भींट दुनिया का अजीम शान मुल्क चढ़ चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफों से ज्यादा खुश मत हो जाइएगा। ये हमाकत का, मैडनेस का आर्जी दौर है जिसमें पाकिस्तान ने नहायत जहानत से एक आर्जी सा रास्ता निकाला है और बस। जो लोग अमेरिकी सदर के टैरिफ्स का मजाक उड़ा रहे थे, अब वो टैरिफ्स के कम और ज्यादा होने की बहस क्यों कर रहे हैं? क्या हमारा अंदाजा गलत साबित हो चुका है? ताकत इस्तेमाल करने की ताकत भी एक ताकत होती है और जरूरी नहीं कि ये ताकत हर ताकतवर में हो। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ैच। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 19%, 19% टैरिफ लगाया। भारत पर 50%, बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20%, जिन्हें अब वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते भी जा रहे हैं। अब कहने को तो पाकिस्तान पर साउथ एशिया में सबसे कम, यूरोपीय एशिया में सबसे कम टैरिफ लगा है और बहुत से दोस्त इस पर खुश भी हैं कि हमने अमेरिका से बहुत बड़ी रियायत हासिल कर ली है। मगर असल में ये रियायत हमें बहुत ज़्यादा देर फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि ये फ़ायदा उसी सूरत में मिलना था अगर हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में हमारे कंपीटेटर्स सिर्फ साउथ एशिया में ही होते। सबसे बड़ी इसलिए हमने कहा कि डॉन न्यूज़ के मुताबिक अभी पिछले साल तक हमारी 92%, 92% एक्सपोर्ट टू अमेरिका टेक्सटाइल ही थी। शर्ट्स, मेंस सूट्स और तौलिए वगैरह। इसके बाद फिर चावल, प्लास्टिक गुड्स और फल वगैरह आते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट यानी टेक्सटाइल इस वक्त ना तो जीएसपी स्टेटस के तहत है और ना ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नीचे। जीएसपी स्टेटस आप जानते हैं कि उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया गया था जो अमरीकी इत्तेहादी थे, और बहाना ये था कि इनकी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और इसे मदद देने के लिए एक स्पेशल स्टेटस चाहिए, जो कि दिया गया था, जिसमें ज़ीरो ड्यूटी या बहुत ही मामूली टैरिफ्स के साथ वो अमेरिका में अपनी एक्सपोर्ट्स कर सकते थे। ये स्टेटस अमेरिका ने पाकिस्तान को भी दिया हुआ है, मगर जिन प्रोडक्ट्स को जीएसपी में लिस्ट किया गया है उसमें पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, बहुत ही थोड़ी सी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, कोई 5% से भी कम, मगर हमारी 90% टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जीएसपी लिस्ट का हिस्सा नहीं है। अब इसका मतलब आप समझें। दरअसल हमारी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल गुड्स पर 19% टैरिफ लग गया है। एक ऐसे वक्त में लगा है जब कई ऐसे मुल्कों पर ज़ीरो टैरिफ है जो यही प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कनाडा, मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक के साथ अमेरिका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, यानी इन्हें ज़ीरो ड्यूटी या बहुत ही मामूली से टैरिफ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त है। पाकिस्तानी गुड्स पर टैरिफ के बाद जो पाकिस्तानी तौलिया, टावल या सूट अमेरिका में मिसाल के तौर पर $100 में फ़रोख्त हो रहा था, अब वो $119 में फ़रोख्त होगा हाइपोथेटिकली। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट मैक्सिको से $115 की पहले मिल रही थी और हमारी $100 में सस्ती थी, तो अब वो दरअसल मैक्सिको की सस्ती है और मैक्सिको को हम पर कम्पिटिटिव एज हासिल हो चुका है। आप दोस्तों कनाडा पर 35% और मैक्सिको पर 20% टैरिफ को, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप बढ़ा चढ़ा भी रहे हैं, इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम हाव हो के बावजूद इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई कंट्रीज़ के साथ जैसे थे वैसे ही हैं। टैरिफ्स फ्री ट्रेड वाली प्रोडक्ट के अलावा दूसरी चीज़ों पर अप्लाई हो रहे हैं। सो इस कंडीशन में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स फौरी मुश्किल में आएंगी। इससे पाकिस्तान कैसे बच सकता है? अगर इसे हम अपॉर्चुनिटी, एक मौका तस्वुर करें तो हम इससे लाजमी बच सकते हैं। वो ऐसे कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों ये हैं कि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। अमेरिका हमारी कुल एक्सपोर्ट्स का 17% लेता है। पूरी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट्स का 17% का ताल्लुक अमेरिका से है, जो कि $5 अरब से कुछ ऊपर की बनती है।
कुल मिलाकर पाक अमेरिका जो ट्रेड है वो $7 बिलियन की है ट्रेड है, जिसमें से हम अमेरिका से सिर्फ $2 अरब से ऊपर की कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, जिसमें एक बार फिर सबसे बड़ा हिस्सा उस कपास का है जिससे हम कपड़ा बनाकर वापस अमेरिका ही को बेचते हैं। रवायती तौर पर अमेरिका में कपास एक्सपोर्ट करने वाली बड़ी स्टेट टेक्सास है। पाकिस्तान इस सूरत हाल में अपॉर्चुनिटी ऐसे निकाल सकता है कि हम नई मार्केट्स और टेक्सटाइल के अलावा दीगर नई प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, खुसूसन उन प्रोडक्ट्स की तरफ उन्हें टारगेट करें जहां डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ममालिक्स पर, दूसरे कंट्रीज़ पर ज़्यादा टैरिफ लगा चुके हैं। इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, चाइना और इंडोनेशिया पर जो टैरिफ्स लगे हैं वो 35 से 50% है, 50% के करीब। फौरी तौर पर पाकिस्तान इनकी नीश प्रोडक्ट्स में से पॉसिबल आइटम्स को, चंद मखसूस आइटम्स को टारगेट करके ये मार्केट कैप्चर कर सकता है, तो इसे करना चाहिए। अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट किसी ऐसी अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं कि चंद माह में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का कुछ हिस्सा ही ग्रैब कर लें, तो इन्हें करना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान पर निस्बतन कम टैरिफ और बाकी जनूबी एशियाई ममालिक पर ज़्यादा टैरिफ लॉन्ग टर्म में, एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को फ़ायदा देगा? सादा जवाब यह है कि सिर्फ टैरिफ्स इस सिलसिले में लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि हमने काफ़ी डिटेल से ये पॉइंट समझाया था कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ गेम सिवाय वक्त ज़ाया करने के और इंटरनेशनल सर्कस लगाने के और कुछ नहीं है। इसका ताल्लुक अमेरिकन इकॉनमी से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी और उनकी नार्सिसिस्ट साइकोलॉजी से है। ऐसी नफ्सियात जिसमें वो हर चीज़ को अपने गिर्द घूमते हुए देखना और दिखाना चाहते हैं। इससे आगे जाने की ना तो उनमें सलाहियत है और ना ही वो कोशिश कभी करते हैं, ना करेंगे। इसका सबूत ये है कि अमेरिकी तारीख में 2 से ज़्यादा मरतबा और दुनिया में कई मरतबा टैरिफ वॉर्स हो चुकी हैं और हर बार उनका नतीजा एक नाकामी की सूरत में निकला है। मगर डोनाल्ड ट्रंप इनसे कुछ भी सीखने को तैयार नहीं, अपनी तारीख से भी नहीं। इन तमाम टैरिफ वॉर्स का नतीजा आज तक यही निकला है कि कुछ देर बाद इकोनॉमीज आखिरकार खुद को बैलेंस कर लेती। वो टैरिफ्स एक तरफ धरे के धरे रह जाते हैं, हर प्रोडक्ट अलग से डील हो चुकी होती है। डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की जंग इसी तरह की एक नॉनसेंस वॉर, एक नॉनसेंस सर्कस है। ऐसा सर्कस जिसमें किसी का फ़ायदा और किसी का नुकसान तो होगा ही, मगर जिस एक मुल्क का यकीनी नुकसान होगा वो खुद अमेरिका है। आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स तमाम दुनिया पर लगा दें। मतलब इसका यह है कि जो मुल्क अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, जवाबी टैरिफ लगा देगा। ज़ीरो सम गेम टाइप थिंग्स। ये बज़ाहिर बहुत आपको इंसाफ की बात लग रही होगी, लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक नॉनसेंस सर्कस है। टैरिफ क्या है आप समझ ही चुके हैं कि वो टैक्स है जो उस मुल्क का इंपोर्टर अदा करता है जिस मुल्क ने टैरिफ लगाया होता है। इसका फ़ायदा सिर्फ उस वक्त होता है जब वही टैरिफ वाली प्रोडक्ट्स आपके मुल्क में भी प्रोड्यूस हो रही हों, पैदा हो रही हों और इनकी इंडस्ट्री मौजूद हो और आप उसे फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और फ़ायदा पहुंच भी सकता हो। फिर फ़ायदा उसी वक्त है जब मखसूस एलिमेंट्स पर ही टैरिफ लगेगा, ना कि यूनिवर्सल अक्रॉस द बोर्ड। मिसाल के तौर पर यूरोप से अमेरिका में पिकअप ट्रक्स और वैन्स एक्सपोर्ट होती हैं, मगर अमेरिका खुद भी ट्रक्स और वैन्स बनाने वाला मुल्क है। अमेरिका ने यूरोपियन ट्रकों और वैन्स पर 25% टैरिफ लगा रखा है, जबकि यूरोप ने अमेरिकी पिकअप्स एंड वैन्स पर सिर्फ 10% टैरिफ लगा रखा है, क्योंकि उनको इसी तरह फ़ायदा हो सकता है। यानी यहाँ अमेरिका बड़े मार्जिन से फ़ायदे में है, 15% ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है। इसके उलट पैसेंजर कार्स के मामले में, मुसाफिर कारों में यूरोप ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लगा रखा है, जबकि अमेरिका ने सिर्फ 2.5%, यानी 2.5% ड्यूटी, 2.5% ड्यूटी यूरोप पर लगाई है पैसेंजर कार्स में। इस केस में यूरोप आपको फ़ायदे में नज़र आता है। साफ जाहिर है दोनों अपनी मखसूस इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए किसी मखसूस प्रोडक्ट पर ही कुछ टैरिफ लगा चुके हैं और मार्केट इसी तरह काम करती जा रही है। हालांकि ये सूरत हाल भी इतनी सादा नहीं जितनी दिखाई देती है, ये पहले ही बदलने के काबिल थी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग बहुत पेचीदा होने की वजह से सबसे मुश्किल काम ये हो चुका है कि किस पर कितना टैरिफ लगाना है और कितना नहीं लगाना, और लगाना भी है या नहीं। यूनिवर्सल टैरिफ्स मुमकिन ही नहीं रहे अब, क्योंकि अब ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बज़ाहिर किसी एक मुल्क की हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्शन अमेरिका समेत दुनिया के दर्जनों दूसरे ममालिक की इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में उस ख़ास प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने से, टैक्स लगाने से सिर्फ वही मुल्क नहीं बल्कि आपके मुल्क की भी मखसूस इंडस्ट्री मुतासर होगी। मिसाल से अभी समझते हैं।
अब कहने को तो BMW एक जर्मन कार है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जर्मनी से नाराज़ हो जाते हैं और इस पर टैरिफ लगा देते हैं बहुत भारी, और जर्मन कार इंडस्ट्री मुतासिर होने लगती है, तो सिर्फ जर्मनी ही नुकसान में नहीं जाएगा, बल्कि अमेरिका समेत बहुत से ममालिक की इंडस्ट्रीज भी नुकसान में चली जाएंगी। वो ऐसे कि जर्मन BMW की वायरिंग की कोटिंग सऊदी अरब में होती है, सॉफ्टवेयर कैलिफोर्निया अमेरिका में बनता है, इंजन पार्ट्स फ्रांस और कैरोलिना यानी अमेरिका से आते हैं, माइक्रोचिप्स ताइवान और साउथ कोरिया से आती हैं, टच स्क्रीन्स चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं, बॉडी के लिए एल्यूमिनियम पैनल्स कनाडा से आते हैं, लेदर सीट्स साउथ अफ्रीका से मंगवाई जाती हैं, और टायर और व्हील्स थाईलैंड और टर्की से आते हैं। ये सिर्फ चंद कंपोनेंट्स की मिसालें हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो सिर्फ पेंट से लेकर सिक्योरिटी फीचर्स तक दर्जनों ममालिक बशमूल अमेरिका BMW की तैयारी में शामिल होते हैं। जिस ज़माने के रोमांस में डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार हैं कि शायद तब अमेरिका ग्रेट था और इसलिए ग्रेट था कि उसकी फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं उनकी अजमत की अलामत था, बड़े बड़े टैरिफ्स इसकी अलामत थे, तो वो उस ज़माने की बात कर रहे हैं जिसे गुजरे हुए 2 सदियां बीत गईं। अब वो कभी वापस नहीं आ सकता, तावक्ते के खुदा न खास्ता दुनिया में कोई बहुत ही बड़ा हादसा ना हो जाए। इस मॉडर्न सुपर कनेक्टेड वर्ल्ड का, आपस में जुड़ी हुई दुनिया का लीडर आज अमेरिका ही है, और अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की वजह से है, सर्विसेज और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सिलिकॉन वैली की वजह से है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक प्रॉपर्टी टाइकॉन पॉपुलिस्ट लीडर अगर 10-15 बरस मजीद अमेरिकन प्रेसिडेंट रहा या इस तरह के लोग रहे, तो वाकई अमरीकी ज़वाल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आएगा। और वो इस बात को समझने से फ़िलहाल हमें कासर नज़र आते हैं कि दूसरे मुल्कों से सस्ती चीज़ें बनवा कर, कम टैरिफ लगा कर भी दरअसल अमेरिका ही फ़ायदे में है। अमरीकी अवाम ही सस्ती चीज़ें खरीदने की ऐशी हासिल कर रही है। आज एक आम सी टी शर्ट भी 100% अमेरिका में उस कीमत में बन ही नहीं सकती जिस कीमत में अमेरिका चीन, ताइवान, इंडिया या पाकिस्तान से बनवा कर इम्पोर्ट कर सकता है और कर रहा है। इसके बावजूद अमेरिका फ़ायदे में रहता है, क्योंकि पहले अमरीकी किसान अपनी कपास इन ममालिक को एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाता है, फिर ये ममालिक शर्ट्स बनाते हैं, $1.5 से भी कम में एक टी शर्ट तैयार होकर अमेरिका पहुंच जाती है, और अमरीकी कंपनीज इस $1.5 की शर्ट को $5 से $6 से $7 में बेच देते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हिसाब से। यानी अमेरिकन कंपनीज ही आखिरकार फ़ायदे में रहती हैं सबसे ज़्यादा। इस पर एक बहुत ही दिलचस्प किताब द जर्नी ऑफ ए टी शर्ट इन वर्ल्ड इकॉनमी है। 2009 में ये छपी थी। इसमें रियल लाइफ स्टोरी थी कि कैसे एक टी शर्ट बनने से ख़त्म होने तक कम से कम 3 बर्रे आज़मों की सैर कर चुकी होती है। अगर अमेरिका चीन, पाकिस्तान, ताइवान, इंडिया या तुर्किया से आने वाली शर्ट्स पर टैक्स लगाएगा और इससे अमेरिका में इन ममालिक की शर्ट्स इंपोर्ट कम हो जाएंगी, तो साथ में ये भी 100% होगा कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अमरीकी कपास इन ममालिक में जाया करती थी वो भी कम हो जाएगी। यानी एशियाई ममालिक से इंपोर्ट्स पर टैक्स से, टैरिफ से अमरीकी एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिक कम होंगी। फिर वो मार्केटिंग कंपनीज जो $1.5 की शर्ट $6 में बेचकर फी शर्ट $4.5 मुनाफा कमाकर अमरीकी इकोनॉमी में सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर शामिल कर रही थी, वो भी ऐसा अब नहीं कर पाएंगी। मतलब अमरीकी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश में, बेवकूफ़ाना कोशिश में, अमरीकी इकोनॉमी को डायरेक्ट लॉस ही पहुंचेगा। याद रखें, ये दोनों नुकसानात उस महंगाई के अलावा हैं जो आवाम को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ख़रीदारी महंगी हो जाएगी, चीज़ें, शर्ट्स और बाकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। बाय द वे, अभी से इसके असरात नज़र आना भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ्स लगाए और अमरीकी कपास की चीन को एक्सपोर्ट में 82%, 82% कमी हो भी गई। तो ये नुकसान पहले किसका हुआ? चाइना का तो हुआ ही, लेकिन अमेरिका का भी हो गया। अमरीकी किसान को भी कितना बड़ा नुकसान पहुँचा। दोस्तों, टैरिफ्स की ये जंग इसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं अगर दुनिया कम से कम 1850, 1850 के अहद में, उस दौर में वापस चली जाए, या फिर अमेरिका के अंदर इतनी ही बड़ी इंडस्ट्री लग जाए जितनी चीन, पाकिस्तान, भारत, ताइवान, कंबोडिया, थाईलैंड, तुर्किया, साउथ अफ्रीका, कीनिया और बांग्लादेश में लग चुकी है। अब जाहिर है ऐसा तो दूर दूर तक मुमकिन नहीं। ना तो अमेरिका की आबादी इतनी ज़्यादा है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप लाखों की तादाद में थर्ड वर्ल्ड से इमिग्रेंट्स लाने को तैयार है। वो तो जो पहले से वहाँ हैं उन्हें भी निकालने के बहाने ढूंढते फिर रहे हैं। दोस्तों, हमने एक हाई एंड प्रोडक्ट यानी BMW और एक सादा सी टी शर्ट की मिसाल के ज़रिए ये बताया है कि इंटरनेशनल ट्रेड अब वो नहीं रही कि एक प्रोडक्ट को एक ही मुल्क मुकम्मल तैयार करता हो और उस पर टैरिफ लगाने से किसी को क्लीन बेनिफिट मिल सकता हो,
पाकिस्तान की मिसाल से आपको हमने ये भी बताया कि कैसे जिन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ सबसे कम है या नहीं है, वो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान सबसे कम एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है जिसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल कम्पिटेंस ज़्यादा है, सलाहियत ज़्यादा है, जो इंटरनेशनल सतह पर मुकाबले की ज़्यादा तवानाई रखती है, वही आखिरकार ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं, ना कि कम टैरिफ्स वाली। वैसे आप देखिएगा कि चंद साल बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की ये सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी और दुनिया एक बार फिर अपने जोरे बाजू पर ही ट्रेड कर रही होगी नए असूलों के मुताबिक, जिनमें इन टैरिफ्स का कोई रोल नहीं होगा। वैसे भी दुनिया का पॉपुलेशन बैलेंस इस हद तक अब ईस्टर्न साइड पर एशिया की तरफ, मशरिक की तरफ शिफ्ट हो चुका है कि आइंदा 10 साल में अमेरिका अपनी मार्केट को ज़्यादा फ्री करने पर जोर देगा, ना कि क्लोज करने पर, क्योंकि इसी तरह वो अपना कम्पिटिटिव एज बरकरार रख सकेगा और सिर्फ वैल्यू एडिशन से ही कई 100 गुना मुनाफा ज़्यादा कमाएगा और सीने प्रोने का काम बाहर डेवलपिंग कंट्रीज तक वो रखेगा। तो खैर दोस्तों, एक बार फिर हम पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिकन ट्रायंगल की तरफ आते हैं। पाकिस्तान पर टैरिफ कम लगने और बार बार ट्रंप के पाकिस्तान की तारीफ करने से आप इस गलत फहमी का हरगिज शिकार ना हो जाइएगा कि हम भारत से ज़्यादा वेट हासिल कर चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की मैडनेस है जिसमें पाकिस्तान ने नहायत जहानत से एक आर्जी रास्ता निकाल लिया है, मगर मार्केट इकोनॉमी के हर असूल के मुताबिक इंडियन वेट आज भी ज़्यादा ही है। अगर हमें इससे आगे बढ़ना है, इस धोखे में नहीं आना जो आर्जी तौर पर जिसमें कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो हमें अपनी प्रोडक्ट्स की तादाद और इसकी वैरायटी, इसकी इकसाम बढ़ाना होगी और इसके लिए हमें अपनी काबिलियत बढ़ाना होगी। सिर्फ एक या दो टॉप प्रोडक्ट्स के साथ तरक्की का रास्ता नामुमकिन है। अगर ट्रंप नार्सिज्म की इस मुख्तसर लाइफ लाइन को हम बेहतर इस्तेमाल कर लेते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ाने की तरफ चलते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा ज़रूर होगा, वरना एक बार फिर इंडिया ही अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रायोरिटी होगा, ना कि हम। हाँ, हो सकता है कि हमें माजी की निस्बत कुछ बेहतर ट्रीटमेंट मिलने लगे, मगर कंपटीशन में अभी हम पीछे हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। हमें किसी धोखे में नहीं आना, हकीकत समझेंगे तो हम तरक्की करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंडिया को भी ये मानना पड़ेगा कि वो आबादी और इकोनॉमी में भले कई मुल्कों से आगे है, मगर उसका इंटरनेशनल वेट कई छोटे मुल्कों से भी कम है। आपने इंडिया में हिंदुत्व की फ्लैगशिप प्रोडक्ट एक बच्चे का, एक लड़के का ये शॉट जरूर सुना होगा कि आज इंडिया अमेरिका से पूछता है कि बे तू क्या है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें इस बच्चे की उम्र और गुफ्तगू बता रही है कि ये उसी दौर में जवान हुआ है जिसमें प्रोजेक्ट हिंदुत्व नरेंद्र मोदी लॉन्च और डेवलप किया गया। ये बच्चा और इस जैसे दूसरे बच्चे उसी दौर की आइडियोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, एक नज़रियाती तख्लीक हैं जिसमें इंडिया ने अपने ही लोगों में अपना इंटरनेशनल एक इमेज बनाया जो कि गलत था, जिसे हम फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी कहते हैं। इंडिया का असल वॉल्यूम, उसकी अहमियत और ताकत अपनी जगह, लेकिन वो दुनिया का विश्व गुरु बन गया है, सुपर पावर बन गया है। ये ज़ाहिर है खुद को धोखा देने वाली बात थी। और आज जो कुछ आप देखते हैं, ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफों की आड़ में भारत ही की भद उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें उस पर बहुत गुस्सा है। गुस्से की दो रीजंस बहुत वाजे हैं, आप जानते हैं। एक ये कि मई की पाक इंडिया वॉर में उनके, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले किरदार को इंडिया ने तस्लीम ही नहीं किया, मोदी ने उसको माना ही नहीं। दूसरा गुस्सा उन्हें यह है कि उनके ख्याल में भारत अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है। खुसूसन हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल की मिसाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ ही ली थी, जो उन्होंने बार बार बताई भी। उन्होंने कहा कि इंडिया हम पर 100% टैरिफ लगा रहा है और हम बहुत मामूली टैरिफ्स पर इसकी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। लेकिन इन दोनों मशहूर रीजंस, वजूहात के अलावा दो और रीजंस भी हैं। एक ये कि इंडिया बैक वक्त क्वाड का भी हिस्सा है, उस कोलिशन का, उस इत्तेहाद का जो चीन को पैसिफिक ओशन में कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए बना है। अमेरिका ने बनाया है, उसके साथ जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और साथ में इंडिया ब्रिक्स का भी हिस्सा है, जो चीन ने अमेरिकी ताकतवर इदारों के मुकाबले में बनाया है। और वो ब्रिक्स जिसका अब अपना एक बैंक बन चुका है, जो नेशंस को अरबों डॉलर्स कर्ज भी दे रहा है। मतलब IMF के मुकाबले में एक इदारा बनता जा रहा है और भारत इससे कर्ज ले भी रहा है और इसे चलाने वालों में भी शामिल है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गुस्सा है। आप हमारी इस वीडियो में अच्छी तरह जान चुके हैं कि अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर जिन 3 इदारों पर कायम है, यानी IMF, वर्ल्ड बैंक और UNO, इनमें IMF की बड़ी बुनियादी अहमियत है। इसी के ज़रिए अमेरिकन डॉलर की ताकत को कायम रखा जाता है और अलायंसेस बनाने में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है।
इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो के बाद इसमें ज़्यादा डिटेल्स है, ये सब मालूमात है और बहुत आसान अंदाज में है। तो खैर, हम कह रहे थे कि बीजेपी ने अपने शहरियों में, अपने अवाम में, अपने मुल्क में, इंडिया में जो फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी कायम की थी, यानी ज़्यादातर इंडियन यंग जनरेशन को ये बताया था कि इंडिया तो विश्व गुरु बन चुका है, उस गुब्बारे से अब थरथराती हवा निकल रही है। बहुत सौ को इल्म होना शुरू हो गया है कि आबादी में पहले नंबर पर होने, इकॉनमी में चौथे नंबर पर होने और जियोग्राफी में 7वें नंबर पर सबसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी उनकी ताकत वो नहीं है जो उनसे बहुत कम आबादी, कम जियोग्राफी और कम इकॉनमी वाले मुल्कों की है। मसलन रूस को देखें। रशिया इंडिया के निस्बत 10 गुना कम आबादी, छोटी आबादी का मुल्क है। इंडियन आबादी, इंडियन पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, 1.4 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ है। और रशिया 144 मिलियन, 14 करोड़ की आबादी बस। रूस का नॉमिनल जीडीपी इंडिया से आधा है। इंडिया का 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, 4.7 हजार अरब डॉलर्स। और रूस का 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स, 2.1 हजार अरब डॉलर्स। मगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज भी रूस का वेट इंडिया की निस्बत कहीं ज़्यादा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका और चीन के बाद रूस सबसे ताकतवर मुल्क समझा जाता है। आखिर आबादी और इकोनॉमी दोनों में कम होने के बावजूद रशिया ज़्यादा ताकतवर क्यों तस्वुर होता है? ये वो बात है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हर तालिबे इल्म को समझनी चाहिए। वो इसलिए कि क्यूरियस फेलोज के रूस के पास इंटरनेशनल इश्यूज़ में मैनूवरिंग की ताकत ज़्यादा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 5 परमानेंट सीट्स में से एक उसके पास है, यानी वीटो की पावर रूस के पास है, इंडिया के पास नहीं है। रूस के पास सबसे ज़्यादा 5000 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। इसकी मिलिट्री रीच तमाम वर्ल्ड पावर्स के कैपिटल्स तक है। इसकी जियोग्राफी ऐसी है कि वो एशिया और यूरोप को एक साथ इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो दुनिया की छत है। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस पैदा करने वाले मुल्कों में से एक है। सोवियत यूनियन अगरचे टूट चुका है, लेकिन रशिया उसी की लेगेसी तो है, उसी का तसलसल है। और इसका इन्फ्लुएंस आज भी सेंट्रल एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ पर है, जहां पहले कभी सोवियत रशिया होता था। फिर वो रकबे के लिहाज से, एरिया के हिसाब से भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इतना बड़ा कि एक रशिया में 5 इंडिया समा सकते हैं। फिर रशिया की एक और पावर ऐसी है जिसे पावर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है, गो कि इसका जिक्र कम होता है। वो ताकत है ताकत इस्तेमाल करने की ताकत, हिम्मत और हौसला। जी हाँ, रशिया वहाँ ताकत इस्तेमाल कर लेता है जहाँ इसे करना होती है, जबकि इंडिया में ऐसा रिस्क लेने की सलाहियत फ़िलहाल नहीं है। आप देख चुके हैं कि रशिया कैसे जॉर्जिया में, क्रीमिया में और यूक्रेन में हर जगह ताकत इस्तेमाल करना चाहता है तो कर लेता है। वो ताकत के इस्तेमाल में उस तरह मोहतात नहीं है जैसे इंडिया बेहद मोहतात है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह शायद ये है कि इंडिया के इमीडिएट राइवल्स, इसके फौरी बद्दे मुकाबल जहाँ इसने पावर इस्तेमाल करनी होती है, वो करीब करीब इसके हम पल्ला हैं, ये इससे बहुत आगे है। फिर रूस सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनाने वाले टॉप कंट्रीज में से है। ऐसा मुल्क जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी खुद बना रहा है, जबकि इंडिया अभी तक 4th जनरेशन का सिंगल इंजन ऑल तेजा भी तैयार नहीं कर पाया। 1980 से 1980 से इसकी तैयारी जारी है और आज 45 साल बाद भी कहा जा रहा है कि ये ज़ेरे तामीर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, आजकल लेकिन कहा जा रहा है कि 2026 में, 2026 में अगर अमेरिका से इंजन्स आ गए तो 6 तेजाज इंडियन एयरफोर्स के हवाले किए जा सकते हैं। मतलब इंडिया बाहर से इंजन मिलने पर ही अपने फाइटर जेट्स बना सकता है, जबकि रशिया के ये मसाइल नहीं हैं। वो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में खुद कफील है। तो दोस्तों, ये 7 पॉइंट्स आप जहन में रखेंगे तो जान जाएंगे कि असल में विश्व गुरु कौन मुल्क होता है, क्यों और कैसे होता है। आप देख लें कि जो आज भी असल वर्ल्ड पावर्स हैं वो डिक्टेशन दे रहे हैं, और जो पावर्स नहीं हैं, सिर्फ उन्होंने बहाना किया था, धोखा किया था पावर धोने का, खुद को दिखाया था कि वो धोखा है, उन्हें डिक्टेशन सुनना पड़ रही है, या फिर वो दाएं बाएं देख कर हल्का फुल्का मिनमनाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। और सुपर पावर के बाद जो वर्ल्ड पावर्स हैं, दूसरी आलमी ताकतें हैं, उनसे बातचीत करने में अमेरिका को भी दांतों पसीना आ रहा है, जैसा कि चीन और रशिया के साथ। हाँ, पाकिस्तान के हालात भी कोई अच्छे नहीं हैं, मगर हमें अपने साइज़ और इंटरनेशनल वेट का अच्छे से इल्म है। पाकिस्तानी अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक लंबे हमाकत के अरसे से गुजरने के बाद अब काफ़ी हकीकत पसंद हो चुका है। इसीलिए वो अपने ओवरसाइज्ड रोल की तवक्को ही नहीं करता।
اور پھر جو بھی ملتا ہے اسے بونس سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ دوستو اس ویلاگ میں جن ویڈیوز کا ہم نے ذکر کیا ان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اب کے ٹیرفز اور امریکہ میں ٹیرفز کی تاریخ پر دلچسپ کہانیاں ہیں۔ یہ ویڈیو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جانیے کیا برکس اور ڈالر کا کوئی مقابلہ ہے، اور یہاں ٹچ کر کے چین کی وہ تاریخی کہانی دیکھیے جسے وہ آج ذلت کی صدی کہتے ہیں، The Century of Humiliation۔